नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम। और सर्दी ने कहर ढा रहा हुआ है तो इसीलिए मैंने बहुत सारे कपड़े आज पहने हुए हैं। देखकर भी शायद लग रहा होगा अजीब सा है। तो ये मुझे बहुत सारे कपड़े आज पहनने पड़े क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी इस स्टूडियो के अंदर। तो आज मैं तुम्हें शायद थोड़ा ऐसा लग रही हूँ कि जैसे बलून बन के आ गई हूँ, बट ठंड है तो करना पड़ेगा। तो सभी प्यारे दोस्तों को नमस्ते, सभी को नमस्कार और सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे से ठंड से अपना बचाव कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपको सर्दी लग गई तो बीमार हो जाओगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अपना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर करे थे। अब हम लोग करने वाले हैं एक और नए सिस्टम को स्टार्ट। तो आप लोगों को पता है कि अब तक हम लोग अपना ब्लड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, जॉइंट्स मस्कुलर सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पेशी तंत्र, और हमने श्वसन तंत्र को भी कंप्लीट कर लिया है। तो 4-5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, है ना अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, हम भी कहें कि भावना मैम इतनी मोटी कैसे हो गई। तो ये कपड़ों का कमाल है, काफ़ी सारे कपड़े मैंने आज पहने हुए हैं। जैकेट के ऊपर ही अपनी ये टी शर्ट, ये जैकेट मैंने डाली हुई है, जिस वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि आज तो मैडम मोटी हो गई हैं। चलो कोई बात नहीं, मोटा होना भी अच्छी बात होती है, ठीक है। चलिए तो भाई अब हम क्लास को शुरू कर देते हैं, ठीक है। नमस्ते, नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज, देखो मेरा हाथ भी आज कितना मोटा हो चुका है, मतलब सनी देओल से भी ज़्यादा जो बड़े डोले हैं शोले हैं वो मेरे हो चुके हैं। चलो आओ, है ना। चलिए अब हम चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा नर्वस सिस्टम। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा सिस्टम जो आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल इसमें हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों के ब्रेन के बारे में, आप लोगों का जो मस्तिष्क है उसके बारे में, ठीक है। तो आइए अब हम इस सिस्टम की बात करते हैं। तो भाई एक ऐसा सिस्टम, ठीक है एक ऐसा सिस्टम प्यारे दोस्त जो आप लोगों को आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन जो बनता है, हम जब चलते हैं, ठीक है, जब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए या कोई भी ठंडा गर्म उसकी फीलिंग लेने के लिए, हमारे अंदर भूख प्यास की फीलिंग लेने के लिए हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो इसी सिस्टम से होती हैं, ठीक है। क्लियर। आते ही निखिल पूछ रहे हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो भाई न्यूरॉन्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन्स, ठीक है, ठीक है। क्लियर क्लियर। चलो आओ अब हम लोग आगे बात करते हैं। जिन बच्चों ने, एक बच्चे का कमेंट दिख रहा है कि मैम पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो क्या आप पढ़ सकते हैं बेटा, रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में कितने प्रकार का होता है नर्वस सिस्टम। तो भाई नर्वस सिस्टम की जब हम लोग बात करें तो ये बेसिकली 2 तरीके का होता है, ठीक है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र 2 तरीके का होता है। एक होता है दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस के नाम से जानते हैं। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहते हैं भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हिंदी में इसको कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या सीएनएस। दूसरा हो जाता है भाई आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाता है भाई, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो दूसरा जो सिस्टम आपकी बॉडी में काम करता है नर्वस सिस्टम, वो हो जाता है पीएनएस, जिसको हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस यानी पराधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यानी पराधीय तंत्रिका तंत्र।
तो दो तरीके के तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में काम करते हैं। आपको मैंने बताया, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दूसरा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं और पेरिफेरल को हम पराधीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टम आपके शरीर में काम करते हैं मिलकर। अब मैडम, अगर हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन से भाग हैं जो काम करते हैं, जैसे आपने हड्डियों के बारे में पढ़ा था कि भाई अक्षीय हड्डियां और उपांगीय हड्डियां दो होती थी, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर दो तरीके की बोन होती थी। तो एक्सियल बोन आपके शरीर के 3 हिस्सों में थी, आपका स्किल था, आपका प्यारे दोस्त पसलियां थी और आप लोगों की वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी थी। जबकि अपेंडिकुलर हड्डियां जो थी वो आपका क्या बनाती थी, हाथ और गिडल, हाथ पैर और गिडल बनाती थी। ठीक है, आज स्टैटिक जीके की क्लास क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई होगी शायद सर की किसी इवेंट के लिए क्लास आज चल रही है, शायद इस वजह से क्लास नहीं हुई होगी बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं पराधीय तंत्रिका तंत्र ही है प्यारे दोस्त। ठीक है, पराधीय, अच्छा ठीक है, पराधीय तंत्रिका तंत्र, पराधीय तंत्रिका तंत्र ही होगा दोस्त। ठीक है, पराधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मैम, इस नर्वस सिस्टम में कौन कौन से शरीर के ऑर्गन आते हैं? तो आप बताते हो कि यहाँ पर आप लोगों का ब्रेन आता है बेटा, यहाँ पर आता है आप लोगों का मस्तिष्क। ठीक है, तो इस नर्वस सिस्टम का जो आपका पार्ट है वो होता है मस्तिष्क, और दूसरा यहाँ पर आती है स्पाइनल कोड। दूसरा यहाँ पर आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होती है स्पाइनल कोड, मेरू रज्जु। तो यही पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि जो तंत्रिका तंत्र होते हैं हमारे, इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये कौन से 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, ये पूछता है। ठीक है, तो कौन सा आप लोगों के जो पराधीय तंत्रिका तंत्र है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले केंद्रीय की बात कर रहे हैं बेटा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके शरीर के 2 हिस्सों से मिलकर बना है, एक इसी में आता है आपका ब्रेन और इसी में आती है आपकी स्पाइनल कोड यानी मेरू रज्जु। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क और स्पाइनल कोड यानी हमारा ब्रेन और हमारी मेरू रज्जु ये किसके पार्ट होते हैं? तो आंसर लगा के आओगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। जैसे हम लोग देखें कि भाई ये है आप लोगों का ब्रेन, है ना, जैसे हम लोग देखें कि ये है आप लोगों का ब्रेन दोस्तों, ये रहा, ये आप लोगों का ब्रेन है। ठीक है, अब आप लोगों का ब्रेन और आपके ब्रेन से निकलने वाली स्पाइनल कोड इस तरीके से, ये आपकी स्पाइनल कोड होती है। तो ये स्पाइनल कोड हो जाएगी बेटा आप लोगों की स्पाइनल कोड। ठीक है, और ये आपका ब्रेन हो जाता है। तो ये दोनों पार्ट मिलकर, मस्तिष्क जिसको कहते हो, ये दोनों पार्ट मिलकर आपके किस तरीके के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं? तो आप कहते हो ये दोनों मिलकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का को बनाते हैं। तो ये दोनों अंग मिलकर आपके किस ऑर्गन का नाम, किस ऑर्गन को बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ये निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बातें? ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आप लोग देख रहे हो ना कि आपके शरीर का जो सेंट्रल पार्ट है, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो सेंट्रल यानी ब्रेन हो गया और बीच से निकलती है स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड यानी हमारी मेरू रज्जु कुछ इस तरीके की, जो एक पतली मोटी नस होती है, ये आपके मस्तिष्क से निकलती है, एक मोटी नस, एक थिक मसल, इसी को कहते हैं स्पाइनल कोड। तो आपका मस्तिष्क और आपकी स्पाइनल कोड आपकी बॉडी के सेंट्रल पार्ट है, आपकी बॉडी के केंद्रीय भाग है, इसीलिए ये दोनों मिलकर आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। समझ में आ गई बात? अराहम आपका आ रहा है प्यारे बच्चा, अराहन आपका मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैडम यहाँ पर पेरिफेरल का मतलब है जोड़ने वाला। पेरिफेरल तुम देखते हो जैसे अभी योगी जी की सरकार में जो रोड है, जो हाईवेज है, उनकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी बन रही है। तो हर जगह को, हर जंगल को काटकर वहाँ पेरिफेरल निकाल दिया गया है, हाईवेज बना दिए जा रहे हैं भैया। प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है एक तरीके से, जो कि नुकसानदेह होगा आगे चलकर। अभी तुमने देखा है अरावली पर्वत जो है, प्राचीन पर्वत में हाँ ये आता है और भारत का मुख्य भाग बनाता है। तो अरावली के साथ भी छेड़खानी करनी शुरू कर दी है, उसको भी काट पीट कर, वहाँ पर भी उसका जो हिस्सा है उसको काट कर जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो बनाना शुरू कर दिया है, जिस पर अभी हाईकोर्ट ने फिलहाल पाबंदी लगा दी है, जो कि सही भी है।
क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लेता है भारत के अंदर, उसको छेड़ा गया तो बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारी क्लाइमेट को। तो उसी तरीके से ये होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल का मतलब जोड़ना, कनेक्टिविटी बनाना, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो, ठीक है, हाँ गलत गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है बेटा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, या हमारी, अगर हमें यहाँ पे चोट लगती है तो तब भी दर्द होता है, यहाँ पे चोट लगती है तब भी दर्द होता है। तो मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी में जो कनेक्टिविटी है, जो न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में फैले हुए हैं, उन सबको जोड़ने वाला जो सिस्टम है वो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पराधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसमें क्या आते हैं, पराधीय तंत्रिका तंत्र दो तरीके से बना हुआ होता है। पराधीय तंत्रिका तंत्र में अगर मैं आपको यहीं पर बताकर चलूं तो यहाँ पर आती हैं आपकी जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो, यानी आपके कपाल से निकलने वाली कपाल तंत्रिका, ठीक है, कपाल तंत्रिकाएं जिसको कहते हैं क्रैनियल नर्व। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व कहते हैं जिसको, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर आती है आपकी स्पाइनल नर्व, मेरू रज्जु। दूसरी यहाँ पर आती है मेरू तंत्रिका, मेरू तंत्रिका। दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या आएगा, मेरू तंत्रिकाएं, ठीक है, मेरू तंत्रिकाएं जिसको कहते हैं स्पाइनल नर्व। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं और जो क्रैनियल नर्व्स होती है, यानी कपाल तंत्रिकाएं और मेरू तंत्रिकाएं, ये किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो आप बताओगे पेरीफेरल का पार्ट होते हैं, आप बताओगे पराधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई। निरोश कितनी लंबाई होती है, निरोश समझ नहीं आया बेटा, क्या पूछ रहे हो, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो अब हम आ जाए, आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रैनियल नर्व और मेरू तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व, ये दोनों होते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको कि जो हमारी क्रैनियल नर्व होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, इसमें ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क से निकल रही है, ये देखो क्रैनियल नर्व, ये निकल रही। तो आपके क्रैनियल नर्व आपकी कहाँ से, किस भाग से निकलती हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्रैनियल नर्व कहाँ से निकलती है। क्रैनियल नर्व जिसको हम लोग कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं। तो भाई नाम से ही आपको पता है कपाल तंत्रिकाएं, ये आपके कपाल से निकलती हैं दोस्तों, ठीक है। कहाँ से निकलती है, कपाल से। तो आप लोग बताओगे कि ये कपाल से निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती हैं, ये कपाल से निकलती हैं, याद रखना। ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो आपकी कपाल से निकलती हैं। समझ में आई बात, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे एराइजिस, ये कहाँ से एराइज होती है, तो आप बताओगे एराइजिस फ्रॉम क्रैनियल, ठीक है, फ्रॉम क्रैनियल। आपके क्रैनियल से निकलती हैं, आपके कपाल से निकलती है ये। और मैम इनकी संख्या कितनी होती है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है कि भाई कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। कपाल तंत्रिकाओं का नंबर पूछा जाता है कि हमारे कपाल से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। कोई बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन में, बट फटाफट से बताओ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके क्रैनियल पार्ट से निकलती हैं, आपके मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं इसको कहते हैं क्रैनियल आपकी नर्व। तो ये कपाल से निकलती हैं, याद रखना। इनकी संख्या होती है दोस्तों 12 जोड़ी। कितनी होती है इनकी संख्या, 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर होती हैं ये। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क के कपाल भाग से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, या कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो बेटा वो 8 हड्डियां थी, क्रैनियल बोन थी, वो क्रैनियल बोन थी जो आपने यहाँ पे काउंट करी थी, वो हड्डियां थी। यहाँ पे नर्व की बात हो रही है, नर्व वो तंत्रिकाएं हैं, वो स्ट्रक्चर है जो मैसेज को आगे पहुंचाती है। आपके ब्रेन जो मैसेज भेज रहा है वो मैसेज आगे पहुंचा रही है ये। तो ये होती है कपाल तंत्रिकाएं, क्रैनियल नर्व। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है, या आप लोग बता सकते हो कि 12 को जब 2-2 के पेयर में करोगे तो ऑलमोस्ट 24 बैठ जाती हैं। ऑलमोस्ट क्या 24 ही बैठेंगी। तो 12 जोड़ी होती है, टोटल 24 आप लोग ध्यान रख ही सकते हो इस बात को। अब बात करते हैं, आगे होती है भाई स्पाइनल नर्व। दूसरे नंबर पर आती है स्पाइनल नर्व, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाती है स्पाइनल नर्व्स, जिनको कहते हो मेरू तंत्रिकाएं, जिनको कहा जाता है मेरू तंत्रिकाएं।
भाई ये कहाँ से निकलती हैं? तो इनके नाम से ही सिंपल है, मेरु रज्जु से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तो आप बताते हो कि ये मेरु रज्जु से निकलती हैं भाई, तो बताओगे कि ये मेरु रज्जु से निकलती हैं। मेरु रज्जु कौन सी संरचना थी? ये वाली। तो ये इससे निकलती हैं, ऐसे ऐसे, ये इससे निकलती हैं बेटा। ये कहाँ से निकलती हैं? ये मेरु रज्जु से निकलती हैं, इस तरीके से। तो ये हो जाती हैं आप लोगों की स्पाइनल नर्व, जो मेरु रज्जु से निकलती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं भाई दोस्तों? मेरु रज्जु से निकलती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है ये पूछा जाता है, तो आप लोग बताओगे एराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कोड। तो ये आपकी स्पाइनल कोड से निकलती हैं, ठीक है, स्पाइनल कोड से निकलती हैं। अब इनकी भी आपको संख्या एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्पाइनल नर्व होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है, इनका नंबर भी आपको याद रखना है। तो इनके नंबर्स की बात करें तो ये होती हैं 31 जोड़ी, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है, तो दोनों पर मैं स्टार लगा रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो ये होती हैं 31 पेयर, यानी कि ये 31 जोड़ी होती है बेटा 31 जोड़ी। अब कितनी हो जाती है टोटल? 62 हो जाएंगी अगर टोटल पूछे तो। ये टोटल 24 हो जाती हैं और ये टोटल 62 हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है, समझ में आ गई? तो जोड़ा पूछे तो जोड़ा लिखवा दिया, टोटल पूछे तो टोटल नंबर भी आपने आगे लिख लिया, है ना। 31 ही मैम, 31 जोड़ी होती हैं बेटा, ठीक है, 31 पैर होती हैं, 31 जोड़ी होती हैं प्यारे दोस्त। समझ में आ गई बात? तो जोड़ों में मिलती है, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अंधा मैं नहीं करना चाहती भाई तुम्हें अंधा। अब जब ये वाइट बैकग्राउंड पर आप पीडीएफ निकलवा सकते हो बेटा, तो सारी क्लासेस आप देख रहे हो वाइट बैकग्राउंड पर ही होती हैं, तो इसमें सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, सारी RWA टीम आपको वाइट बैकग्राउंड पर ही पढ़ाती है, ठीक है। चलो आओ आगे बात करेंगे। दिक्कत हो रही है क्या वाइट बैकग्राउंड में? अच्छा एक बार बताओ, जल्दी से बताओ, वाइट बैकग्राउंड में दिक्कत हो रही है क्या? बफरिंग तो नहीं हो रही बिल्कुल भी? फटाफट बताओ, फिर मैं बैकग्राउंड आपका चेंज कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो चलो, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है भाई, सबका कमेंट दिख रहा है। चलो चलो भाई आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब अगला पॉइंट क्या है कि मैम ये जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और आपका स्पाइनल कोड, ये क्लियर हो गया हमें पॉइंट। पेरिफेरल में आपने कहा कि ये तंत्रिकाएं होती हैं, ये तंत्रिकाओं की संख्या आपने बताई, हमें कहाँ से निकलती हैं वो आपने बताया, वो क्लियर हो गया। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसको हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसको फर्दर हम लोग आगे 2 और भागों में बांटते हैं बेटा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी मेन पॉइंट आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये और याद रखना है कि ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इस चार्ट को आप लोग एक बार देखेंगे सभी दोस्त, इस चार्ट को एक बार आप लोग सभी दोस्त अच्छे से देखेंगे, फिर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ये एक चार्ट है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है कि अभी मैंने आपको कहा कि आपकी बॉडी के अंदर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये आपने अभी अभी पढ़ लिया कि मैम हमारे अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। आपने हमें बता दिया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हमारा मस्तिष्क और हमारी स्पाइनल कोड होती है, ठीक है। आपने हमें दूसरे नंबर पर बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है यानी पराधीय तंत्रिका तंत्र, ये भी हमारे शरीर के अंदर एक तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब हम लोग पराधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो ये हमारा सहायक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, इसको हम लोग सहायक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं बेटा। तो कौन सा तंत्रिका तंत्र? सहायक तंत्रिका तंत्र है, यानी कि हेल्पिंग, ये आपका क्या है? हेल्पिंग नर्वस सिस्टम है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेल्पिंग नर्वस सिस्टम हम किसको कहते हैं? तो पेरिफेरल को कहते हैं हेल्पिंग नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या करता है दोस्तों? हेल्प करता है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसके अगर आप लोग बात करते हैं इसके बारे में,
तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है दोस्तों। यानी कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है पेपर में कि भाई पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्यों किसके पार्ट होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक किसके पार्ट होते हैं? सिंपैथेटिक, ये किसके पार्ट होते हैं? ठीक है, ये किसके पार्ट होते हैं? ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो भाई पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। जल्दी बताओ, किसी भी दोस्त को यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। अब एनसीईआरटी में आप लोगों को पेपर के अंदर पेरिफेरल को भी हिंदी में लिखा सकता है, पेरिफेरल ऐसे, और इंग्लिश को कन्वर्ट कर कर पेरिफेरल और हिंदी में आप लोगों को पढ़ा दिया भी आ सकता है। इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जामिनेशन एकदम हिंदी वर्ड को हिंदी में ही पूछेगी या इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में ही पूछेगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके, जैसे पेरिफेरल को हिंदी में लिख देते हैं पेरिफेरल करके, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पर चीज़ों को आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये किसके पार्ट होते हैं? तो बताओगे पेरिफेरल के पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि मैम ये जो सिंपैथेटिक होते हैं या पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, मैम ये किस तरीके से काम करते हैं? इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे काम करते हैं, मतलब इन दोनों में हमें क्या चीज़ें हैं जो देखनी है और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें पूछे जाते हैं। देखना, समझना अच्छे से, चीज़ों को अच्छे से समझना। मैं समझाने की कोशिश करूंगी हर एक चीज़ को, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा दिमाग है बेटा, है ना, ब्रेन है तुम्हारा, और ये तुम्हारे दिमाग से निकल रही है स्पाइनल कोड, ये निकल रही, देखो ये तुम्हारी स्पाइनल कोड है, मेरू रज्जू जो मैंने कहा था। तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी स्पाइनल कोड ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए, ये तो मैडम भाग हो जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, ठीक है, ठीक है। ये तो किसके पार्ट हो जाते हैं भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हो जाते हैं। मैडम जी मेरे एप्लीकेशन में बफरिंग हो रही है बेटा, एक बार एप्लीकेशन से बाहर निकलकर दोबारा से उसको क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। चलो CBTI बेटा बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो अब समझना, देखो यहाँ पर चीज़ों को, ये आपका ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कोड है, और इस स्पाइनल कोड से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है। मैंने अभी बताया आपके दिमाग से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं। दिमाग से जो निकलती है उनको क्रैनियल नर्व कहते हैं, जो कि 12 जोड़ी थी। आपकी स्पाइनल कोड से जो निकलती है 31 जोड़ी होती है, मैंने अभी बताया। अब ये जो आपकी 31 जोड़ी और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, यही आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने 2 और भागों में बांटा है, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके होते हैं भाई 2 भाग, ठीक है। अच्छा, आपको मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझाती चलूंगी, आराम से चीज़ों को समझाते हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर समझना अच्छे से, ठीक है। देखो अभी मैंने कहा कि जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, पेरिफेरल की, यहाँ समझते चलना बेटा, पेरिफेरल की, पराधीय तंत्रिका तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो पराधीय को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में भाई? याद आपको हो जाना चाहिए मेरे साथ ही, 2 भागों में बांटा है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में बांटा गया है, ठीक है। और दूसरा हो जाता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। तो ये 2 पार्ट हो जाते हैं बेटा, एक तो पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और दूसरा हो जाता है सिंपैथेटिक, ठीक है। ये 2 हो जाते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, दोनों किसके पार्ट होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अब यहाँ पर ये जो पैरासिम्पैथेटिक होता है
और दूसरा जो सिंपैथेटिक होता है, इनके बारे में आपको पेपर में कुछ कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे मैं समझाकर चलती हूँ कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ना, ये आपकी आंखों की जो प्यूपिल वाला भाग होता है, आपकी जो आंख होती है, जब आप किसी रोशनी वाली जगह पर जा रहे हो तो जहाँ बहुत सारी रोशनी चली हुई है तो आपकी आंखों में चोंध लगती है, आपकी आंखें ऐसे बंद हो जाती है। मान लीजिए आपकी आंखों पर कोई टॉर्च डाल रहा है, तो टॉर्च जैसे ही आप लोगों की आंखों पर कोई डालता है तो आपकी आंखें ऐसे बंद हो जाती है। सामने कोई गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा तेज लाइट जल रही है, आपके ऊपर वो लाइट डाल रहा है तो आपकी आंखें ऐसे बंद हो जाती है, मतलब आप अपनी आंखों को बंद कर ले तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा आपकी आंखों के अंदर जो प्यूपिल होता है, आपकी आंख की जो पुतली है, पुतली के सिकुड़ जाने से होता है। तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है, और पुतली जब सिकुड़ेगी तो प्रकाश आपकी आंखों में नहीं जा पाता, जिससे आपकी आंखें जो चीज चित्र है उसको बना नहीं पाती, यानी चीजें आपको दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखूंगी, कभी भी पेपर में आए कि पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स प्यूपिल, आपका जो प्यूपिल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी समझना लिखूंगी। इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, आपके मुंह में लार का आना एक पैरासिम्पैथेटिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रोनकाई, ब्रोनकाई मतलब आपकी फेफड़ों में जो होती है ब्रोनकाई, पढ़ाया था फेफड़ों के अंदर, ट्रैकिया जब डिवाइड होती है तो ब्रोनकाई में बढ़ती है। स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑन द डाइजेस्टिव ऑर्गन, आपके पाचन प्रणाली को भी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका गॉल ब्लैडर, लीवर को भी यही कंट्रोल कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप लोगों का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी आपका मूत्राशय, उसको भी यही कंट्रोल कर रहा है। स्टिमुलेट एक्रेशन ऑफ जेनाइटल ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब जो महिलाओं के अंदर जेनाइटल एरिया होते हैं उनमें जो टफनेस आती है उसको भी यही कंट्रोल कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा समझाऊंगी, भी समझते चलो। अब जब हम लोग सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, डायलूट्स पीपल, यानी कि पीपल को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है रोशनी आने के लिए। जब आप अंधेरे में जाते हो, अंधेरे में जाते हो तो आंखों को ऐसे फाड़ फाड़ कर देखते हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, तो ना तो तेज रोशनी में ही दिख रहा है और ना अंधेरे में ही दिख रहा है। तेज रोशनी में प्यूपिल बंद हो जाता है, इसीलिए क्या होती है, रोशनी अंदर नहीं जा पाती। अंधेरे में प्यूपिल का आकार बड़ा हो जाता है, वो फैल जाता है प्यूपिल जो होता है पुतली, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश आंखों में जाए और आप चीजों को देख सकें। तो प्यूपिल को फैलाने का काम भी ये क्या कर रहा है, आपका ये सिंपैथेटिक कर रहा है, ठीक है। इनहेबिट्स सलाइवा प्रोडक्शन, सलाइवा प्रोडक्शन को रोक रहा है, कौन सा, सिंपैथेटिक। तो मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट ये काम करते हैं दोनों, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डायलेट्स ब्रोनकाई, ब्रोनकाई को डायलेट्स कर रहा है। राइजेस द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को घटा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हार्ट रेट को घटा रहा है, और ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, क्लियर। और यहाँ पर इनहेबिट द एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, आपके पाचन प्रणाली को धीमा कर रहा है। इनहेबिट द एक्टिविटी ऑफ पेनक्रियाज, आपका जो पेनक्रियाज उसकी एक्टिविटी को घटा रहा है। गॉल ब्लैडर को घटा रहा है, उसके काम को घटा रहा है। स्टिमुलेट द एड्रेनल मेड्यूला, आपका जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसको घटा रहा है ना, उसके काम को रोक रहा है। यूरिन रिलैक्स यूरिन ब्लैडर, यूरिन जो आपका मूत्राशय है उसको कंट्रोल कर रहा है। और स्टिमुलेट ऑर्गन इन जेनाइटल फॉर मैन एंड वुमेन, तो उनको जेनाइटल एरियाज को नॉर्मल कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। देखो लिखवाऊंगी मैं भी हिंदी में लिखवाऊंगी ना, भी तो मैं समझा रही हूँ बेटा। देखो पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कोई भी काम देकर, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, या आपको ऑर्गन भी दिए हुए हैं, जैसे आपकी आंखों से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं, आपकी आंखें, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। चलो अब लिखते चलो यहाँ पर, ठीक है। प्यूपिल पुतली में संकुचन, जो आपकी पुतली होती है आंख की उसमें संकुचन, पुतली में संकुचन करता है भैया, क्लियर, समझ में आ गई बात। पुतली में संकुचन करेगा, या कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप लोग जानते हो, संकुचन यानी कि एक तरीके से पुतली को फैलाने, पुतली को क्या करेगा, संकुचित करने का काम कर देता है, ठीक है। यानी कि पुतली जो होती है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जब आप तेज प्रकाश में देखते हो तो पुतली क्या हो जाती है दोस्तों, छोटी हो जाती है। तो पुतली में संकुचन कर देता है, पुतली के आकार को क्या कर देगा, बेसिकली आप लोग बताते हो संकुचित लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में नजर आ रहा है या लिखती चलूं, बताओ जल्दी। इंग्लिश में नजर आ रहा है या मैं लिखती चलूं, फटाफट से बताओ सारे दोस्त। इंग्लिश में नजर आ रहा है या मैं बताती चलूं, फटाफट से बताओगे सारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त कि इंग्लिश में दिखाई दे रहा है या नहीं, जल्दी बताओ फटाफट।
हिंदी में लिखूंगी, अभी मैं सब लिखूंगी। इमेज को बड़ा कर दूं, चलो ये लो, इमेज बड़ी हो गई है। अब आप लोग देख पा रहे हो, जल्दी बताओ। फिर उसके बाद मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों का लिखवाती हुई चलूंगी। दिस साइड, इस साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, और उधर की तरफ मैं आपको हिंदी में लिखती चलती हूँ चीज़ों को, ठीक है। चलो, तो आपको ना पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि कौन कौन से ऐसे एक्शन है जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और कौन से एक्शन ऐसे हैं जिनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, तो अब समझते चलो सारी चीज़ों को। मैं यहाँ लिख देती हूँ दोनों के एक्शन, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में मैं यहाँ लिख देती हूँ। इधर लिख लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, और इधर लिख देते हैं सिम्पैथेटिक, ठीक है। अब चलो, पहला काम क्या है भाई सिम्पैथेटिक का, कि भाई ये क्या करता है, ये आपकी पुतली को सिकुड़ता है, ऐसे लिख लेते हैं, पुतली को सिकोड़ना। पुतली कहाँ होती है, आपकी आंख में, पुतली को सिकोड़ना यानी छोटा कर देता है, सिकुड़ता है, ठीक है। पुतली को क्या करता है, सिकोड़ता है, यानी कि पीपल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, आंख की पुतली को सिकोड़ देगा। ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक उल्टा कर देगा, पुतली के आकार को क्या कर देगा बेटा, डायलेशन कर देगा, फैला देगा, ठीक है। पुतली के आकार को क्या करेगा, पुतली को बड़ा कर देगा, पुतली को फैला देगा। इसका काम होता है पुतली को फैलाना, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से आंख की पुतली को सिकोड़ने का काम किस प्रकार के नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है, विच नर्वस सिस्टम डिपेंड्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पीपल ऑफ आई। तो आप बताओगे कि आंख की पुतली का सिकुड़ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। या ऐसे आ जाता है पेपर में कि तेज प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, ये किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र की घटना है, किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र से संबंधित घटना है। तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पीपल ऑफ आई इज श्रिंक इन मोर लाइट, इट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप बताओगे कि जब आंख की पुतली सिकुड़ रही है तो ये आपका कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। किसका पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, बैग में से एटीएम, आधार, पैन, पासबुक सब निकल गए, बेटा ध्यान रखना चाहिए था ना अपने आपको। बबलू जी, अब समझ में आया प्यारे दोस्त, अब समझ में आया आपको। तो अभी अभी मैंने आपको कहा कि नर्वस सिस्टम में तेज चल ही नहीं रही हूं बिल्कुल भी। हमारे नर्वस सिस्टम दो हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। बेटा पेरिफेरल के दो भाग हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब दोनों के एक्शन पूछता है कि क्या सिंपैथेटिक होता है, क्या पैरासिम्पैथेटिक होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, सिंपैथेटिक क्या करेगा, ये पेपर में पूछेगा। तो मैं दोनों के काम लिखवाती चल रही हूँ। आंख की पुतली को सिकोड़ता है पैरासिम्पैथेटिक, बट उसके ऑपोजिट आंख की पुतली को फैलाने का काम करता है सिंपैथेटिक। आ गई बात समझ में, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है हार्ट स्लो बीट, यानी कि ये क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को क्या करेगा प्यारे दोस्त, ये स्लो कर देगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपकी जो दिल की धड़कन होती है, वैसे दिल की धड़कन जो है हमारे दोनों तरीके के जो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है कंट्रोल करते हैं मिलकर। इसीलिए कभी एक घटा रहा है तो कभी दूसरा बढ़ा रहा है, दोनों ही ये काम कर सकते हैं। तो दिल पर आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी मैं लिखवा देती हूँ कि दूसरा क्या होगा, यहाँ पर हृदय गति को ये क्या कर सकता है, हृदय गति को बढ़ाना, मतलब बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हृदय गति को बढ़ाता है, बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है। मैंने साथ में ये भी लिख दिया घटाता है, क्योंकि दोनों काम कर सकते हैं। ये दोनों हृदय गति की बात करें तो हृदय गति बढ़ और घट दोनों की वजह से सकती है। तो हृदय गति बढ़ाना और घटाना दोनों कर सकते हैं, दोनों बढ़ा सकते हैं, दोनों घटा सकते हैं। समझ में आ गई बात। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एयर कॉन्ट्रैक्शन, एयरवेज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपके फेफड़े जो होते हैं उनके अंदर जो ब्रोनकाई है उनको सिकोड़ता है, तो ब्रोनकाई को सिकोड़ना। तीसरा है ना, आप लोग बताओगे कि फेफड़े में जो ब्रोनकाई होती है, ब्रोनकाई संकुचन, ब्रोनकाई संकुचन मतलब ब्रोनकाई को छोटा कर देता है, सिकुड़ जाती है ब्रोनकाई। ये क्या करता है, ब्रोनकाई को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपके फेफड़ों में,
सिंपैथेटिक जो होगा ब्रोनकाई को फैलाता है, ब्रोनकाई को फैलाना। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये ब्रोनकाई को फैलाने का काम करता है ना, आपके फेफड़ों से संबंधित। अगला है ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपकी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है। और ये क्या करता है? स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेशन सीक्रेशन, पसीना लेकर आता है तो ये क्या करेगा? रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है। जो रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल आपने पढ़ ली है, रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं फटाफट बताओ। रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ना, इसका काम क्या होता है? संकुचित करता है रक्त वाहिकाओं को, ठीक है, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है प्यारे दोस्तों, सिकोड़ देता है। और ये क्या करता है? पसीना लेकर आता है आपके अंदर, पसीना बनाना इसका काम होता है। अब पेपर में यही पूछ लेगा कि पसीना जो होता है हमारे शरीर में वो किस प्रकार के नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है, तो आप बता देते हो सिंपैथेटिक के द्वारा। ऑप्शन में जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सेंट्रल और पेरिफेरल सब दिए हुए हों तो फिर आप लोग सिंपैथेटिक बताओगे कि ये पसीना बनाता है आपके अंदर, ठीक है। लीवर यानी कि स्टिमुलेट बाइल रिलीज, ये आपके बाइल पित्तरस को बनाने के लिए क्या करता है? पित्तरस को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ ग्लूकोज, ये लीवर से ग्लूकोज को बनने के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट, उत्तेजित करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, आंतों और पेट को कंट्रोल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आपके आंतों और पेट से जो जो HCl होता है उसको कम कर रहा है। देखो एक बात बताओ मुझे, जब आप खाना खा रहे हो बेटा, ठीक है, हाँ, धमनी और शिरा और केशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स, बिल्कुल सही बात। एक बात बताओ मुझे सारे दोस्त, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपके जो खाने का पाचन होता है तो पाचक रस की मात्रा बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? ये बताओ मुझे सारे दोस्त, फटाफट से बताओ, ठीक है। पसीना कैसे बनता है बेटा? आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है वो अतिरिक्त रक्त से अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करती हैं और वही पानी फिर स्वेट ग्लैंड के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। उसमें नमक भी होता है और कुछ क्लोराइड्स भी होते हैं, ठीक है। हाँ जल्दी से बताओ। हार्ट बीट को देखो, हार्ट बीट के बारे में दोनों के लिए आपको देखना है। हार्ट बीट दोनों इंक्रीज भी कर सकते हैं और दोनों घटा भी सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट लिखवाए हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस हार्ट बीट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अराइजेज हार्ट बीट। तो मतलब ये दोनों ही हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, दोनों ही हृदय गति को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और मैंने इसीलिए दोनों में लिखवाया है कि हृदय गति को घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो बढ़ाएगा, कोई ऐसा नहीं है जो घटाएगा, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं हार्ट के बारे में। अब मुझे ये बताओ सारे दोस्त कि आपके जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, हृदय गति, हाँ बेटा ये बढ़ाना और घटाना दोनों सेम ही लिखा है मैंने, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक भी हृदय गति को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और सिंपैथेटिक भी हृदय गति को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये दोनों हृदय गति के ऊपर दोनों मिलकर समान काम करते हैं, दोनों आपकी हार्ट बीट को समान रूप से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना? हाँ, हृदय गति दोनों समान रूप से कंट्रोल करेंगे, तो हार्ट पर दोनों समान रूप से कंट्रोल करता रहता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का। दोनों के पास प्रायोरिटी है कि दिल की धड़कन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि खाना जब हम लोग खाते हैं, है ना, जब हम खाना खाते हैं, अच्छा मेरी बहुत क्या दिक्कत आ रही है बेटा? तो खाना खाने के बाद खाना पेट में गया, अब आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है या आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को क्या करेगा? सिग्नल देगा। अब सिग्नल क्या देगा कि पेट में खाना आया है, खाने को पचाने वाले एंजाइम्स को बनाया जाए। आपके खाने को पचाने वाले पेट में जो एंजाइम बनते हैं उनका प्रोडक्शन होगा, आपकी आंतों में खाने को पचाने वाले एंजाइम का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जब आपकी आंत में खाना पहुंच चुका है, ठीक है, तो आपकी आंतों में, आपके पेट में खाने को पचाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, आपकी आंतों को और पेट को उत्तेजित करता है खाने को पचाने के लिए। मतलब आपके पेट में HCl बनने लग जाएगा, आपके पेट में क्या बनने लग जाएगा भाई? HCl, ठीक है। आपके पेट में HCl बनता है ना, आंतों में इंटेस्टाइनल जूस बनने लग जाएंगे, क्योंकि खाना है पेट में तो खाना पचेगा, उसको पचाने वाले एंजाइम बनेंगे। लेकिन जब आपने खाना खाना बंद कर दिया है, खाना पच चुका है, अब तो पाचक रसों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खाना पच चुका है,
तो अब आपका जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करेगा, वो कहेगा कि अब रोक दो भाई खाना पचाने वाले एंजाइम, खाना पच चुका है, अब कोई जरूरत नहीं है लगातार एंजाइम निकालने की। तो उस दौरान जो सिग्नल पहुंचेगा वो सिंपैथेटिक पर पहुंचेगा, ये डिक्रीज कर देता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी को, डाइजेस्टिव एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा बेटा ये, ठीक है। इसका अभी समझ लो, इसकी प्रॉपर पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवा दूंगी। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है ना, तो इसकी क्लियर पीडीएफ मैं आपको अभी पीडीएफ के साथ अटैच करवा दूंगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलो अब देखो आगे बात करते हैं कि भाई ये क्या करता है, यूट्रस रिलैक्सेशन करता है। यानी जब आप लोगों को टॉयलेट नहीं आ रहा है तो आपके यूट्रस की दीवारें संकुचित हो जाती हैं और सिकुड़कर ऐसे बंद कर लेती हैं यूट्रस की जगह को, है ना, ऐसे। तो मतलब जरूरत नहीं है अभी यूट्रस के ओपन होने की, क्योंकि ना तो बच्चा जन्म ले रहा है अभी और ना ही यूरिन वगैरह के कोई प्रोसीजर हो रहा है, तो यूट्रस ऐसे बंद रहेगा। लेकिन जब, है ना, जब कोई बच्चा जन्म लेगा या जब कोई बच्चा, कोई माता है वो बच्चे को जन्म दे रही है, तो वेजाइनल कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू हो जाएगा, यूट्रस की दीवारें ऐसे खुलने लगेंगी, है ना, यूट्रस की दीवारें ऐसे क्या होंगी, खुलने लगेंगी। अब खुलने लगेंगी तो स्पेस बढ़ेगा जिससे बच्चे को बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम यूट्रस की दीवारों को संकुचित कर देगा, बंद कर देगा, है ना। और मैडम जी जो ये होगा आप लोगों का सिंपैथेटिक, ये वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब लिखना कि रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैलना, एक तरीके से फैलना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर यूट्रस क्या हो जाएगा, यूट्रस की दीवारें आराम से फैलेंगी, मतलब रिलैक्स मोड में रहेंगी, आराम से रहेंगी। लेकिन जब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रसव पीड़ा हो रही है, बच्चे का कोई जन्म हो रहा है, तो वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाएंगे यहाँ, यानी मसल्स ऐसे फैलेंगी सिकुड़ेंगी, फैलेंगी सिकुड़ेंगी, जिससे एक पुश, एक प्रेशर बने जिससे बच्चा बाहर आ सके। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। अच्छा अगर बात करें यूरिनरी सिस्टम की, आपके ब्लैडर की, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, तो इंक्रीजेस यूरिनरी आउटपुट, ये आपके मूत्र को बढ़ा देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है। मूत्र निर्माण बढ़ाना या मूत्र को बढ़ाने का काम करता है पैरासिम्पेथेटिक। मैम यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन कर देगा, यूरिनरी सिस्टम को रिलैक्स करेगा, यूरिनरी सिस्टम रिलैक्स रहेगा, मतलब वो उस दौरान काम नहीं करेगा, उसको रिलैक्स कर देगा। जब आपके यहाँ पे मूत्र बढ़ रहा है तो आपको प्रेशर आएगा, आप यूरिन जाओगे। जब आपका मूत्र नहीं बन रहा है, मूत्र निर्माण की क्रिया नहीं हो रही है, तो रिलैक्स मोड में रहता है आपका यूरिनरी सिस्टम। तो इन दोनों के काम मैं आपको जो मेन थे वो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों को क्लियरिटी यहाँ से नहीं हो रही है तो इसका एक पूरा चार्ट मैं आप लोगों को क्या करूँगी, अपलोड करवा दूंगी, इसको टाइप करवा कर, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में अभी क्लियरिटी बच्चों के सामने आ नहीं रही है, ठीक है, क्लियरिटी आ नहीं रही है बहुत ज़्यादा। जो क्लास है वो बैक हो रही है क्या बहुत ज़्यादा, राहुल बैक हो रही है क्या क्लास बहुत ज़्यादा, ये बताओ। होना तो नहीं चाहिए बेटा क्लास बार बार बैक, जल्दी बताओ। हाँ भाई, है ना, तो अगर क्लास बैक हो रही है तो एक बार अच्छे से आप बाहर निकले एप्लीकेशन से, फिर दोबारा से उसको ऐड ऑन करें, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से इन दोनों के काम आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इन दोनों के काम आप लोग बताओगे, ठीक है, मूत्र बढ़ाना और यहाँ पर रिलैक्स करना, ठीक है, रिलैक्स यूरिनरी सिस्टम, मूत्र निर्माण या मूत्र तंत्र को रिलैक्स करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों का इसका काम हो जाए, ठीक है, बताओ जल्दी, पीडीएफ में दे दूं लिखकर, है ना, ठीक है, समझ में आई बात, बताओ जल्दी से, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से बताओ, फिर मैं इसको आपको पीडीएफ में टाइप कराकर दोनों के काम आपको दूंगी। फिलहाल आपने समझा कि हमारा जो ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग दो और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये दो और पार्ट जो हो जाते हैं आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक हो जाते हैं। पैरासिम्पेथेटिक जो होता है और ये जो सिंपैथेटिक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, दोनों के दोनों सिस्टम। एक आपके बॉडी के अंदर अगर रक्त वाहिकाओं को फैला रहा है तो दूसरा सुकेड़ रहा है, तो इस तरीके से ये दोनों सिस्टम आपकी बॉडी में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इन दोनों की क्लियर पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अपलोड करवा दूंगी पीडीएफ के साथ ही, इसी पीडीएफ के साथ, ठीक है।
आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। चलिए अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ और अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो आप लोगों के पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक हैं, इन दोनों के तो कौन कौन क्या कर रहे हैं, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कि मैम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है आपका मस्तिष्क, यानी आप लोगों का ब्रेन। वो होता है आप लोगों का मस्तिष्क यानी आपका ब्रेन। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे मस्तिष्क के बारे में, हमारे ब्रेन के बारे में। ठीक है बच्चा, तो ब्रेन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको पूछेगा कि हमारे मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पूछा जाएगा कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि भाई मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्रेन, आपको कभी भी पूछे स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होती है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजी कहते हैं। दीपिका आपका कमेंट मुझे शो हो रहा है बेटा, ठीक है, तो मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्लियर, तो न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, आप बताते हो मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी होता है। ठीक है, अच्छा बात करें कि मैम हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, हमारा जो ब्रेन है इसका वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क के वजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पुरुष होते हैं इनमें मस्तिष्क का वजन कितना होता है, वैसे तो पेपर में आपको पुरुष और महिला करके नहीं पूछता, सिंपल पूछता है पेपर में आपको, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वजन के आधार पर महिला और पुरुषों में दोनों में अंतर होता है उनके ब्रेन के अंदर। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पुरुष होते हैं इनके मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो हम बताएंगे लगभग 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम वजन होता है मस्तिष्क का। क्लियर, किसके मस्तिष्क का, पुरुषों का। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं महिला की, अगर हम लोग बात करते हैं कि फीमेल जो होती हैं इनके अंदर इनका जो दिमाग है उसमें कितना वजन होता है, तो महिलाओं में दिमाग कम होता है, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। दिमाग तो कम नहीं होता भैया, लेकिन दिमाग का वजन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो दिमाग तो कम नहीं होता, दिमाग कितना होता है आप बताते हैं। लगभग दिमाग का वजन 1200 से 1300 ग्राम जो मस्तिष्क का वजन है वो महिलाओं में देखने को मिलता है। तो 1250 से लेकर 1300 ग्राम वजन जो होता है वो फीमेल्स के अंदर होता है मस्तिष्क में। एक दो वैल्यू इससे ऊपर नीचे आपको बुक टू बुक मिल सकती है, तो लगभग ये वैल्यूज हम लोग लेकर चलते हैं। तो इनके आगे हम लोग क्या लिखकर चलते हैं, लगभग, यानी कि ये वैल्यूज इतनी ही आपको लगभग मिलेंगी पेपर में, है ना। अबाउट इतना ही, अप्रोक्सीमेटली इतना ही वजन होता है महिलाओं के मस्तिष्क के अंदर। अब बात करते हैं कि मस्तिष्क जो होता है इसमें एक तरल भरा रहता है, हमारे मस्तिष्क में एक तरल भरा रहता है। तो आप बताओगे कि मस्तिष्क में भरे जाने वाले तरल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मस्तिष्क में भरे तरल को क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क में भरे तरल को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल तरल कहा जाता है। तो आपके मस्तिष्क में एक तरल भरा रहता है, इस तरल को हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। A liquid found in a liquid filled in brain, a liquid filled in brain, आपके ब्रेन में एक लिक्विड भरा हुआ होता है कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं भाई इसको हम लोग, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर, यानी CSF कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो देखो आपको कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क में एक तरल भरा रहता है, इस तरल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस तरल को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो जब हम लोग अपने इस ब्रेन को देखोगे, ये होता है आपका ब्रेन,
ठीक है, इस तरीके से ये आपका ब्रेन है। तो आपके ब्रेन के अंदर देखो ये एक फ्लूइड सा भरा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, हल्का हल्का वाइटिश वाइटिश सा। ये आपके ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। इसी फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको कहा जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSF के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई, CSF। ठीक है, CSF इसको कहा जाता है, CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपके ब्रेन के अंदर ये लिक्विड जो होता है भरा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये सेम फ्लूइड आपकी स्पाइनल कोड में भी भरा होता है। आप लोगों की जो स्पाइनल कोड होती है, मेरू रज्जु, उसमें भी भरा हुआ होता है। तो ये फ्लूइड दो जगह मिलेगा, एक तो मेरू रज्जु में, ठीक है, क्लियर, और एक आप लोगों के मस्तिष्क के अंदर। वो साइनोवियल फ्लूइड होता है बेटा, वो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो आप लोग बता रहे हो ना कि मैम ये हमारे घुटनों में होता है, घुटनों में साइनोवियल होता है। अगर हम लोग हमारे घुटने की बात करते हैं, नी की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि घुटनों के बीच साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो साइनोवियल होता है, वो होता है साइनोवियल तरल। तो घुटनों में साइनोवियल तरल होता है बेटा, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड हमारे घुटनों के अंदर होता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट अलग अलग करके याद करने हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके दिमाग में और साइनोवियल फ्लूइड होता है आप लोगों के घुटने के अंदर, नीज में। ठीक है, क्लियर। ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ही देख रही हैं। अच्छा हाँ पवन, मैं तुम्हें ही तो देख रही हूँ भाई। ठीक है, चलो अब हम कल की क्लास में आपके मस्तिष्क से रिलेटेड जो दूसरे फैक्ट है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि मान लो ये तुम्हारा मस्तिष्क है, इसके अंदर भी CSF भरा हुआ है, और ये आपकी स्पाइनल कोड है, इसमें भी CSF भरा हुआ होता है। तो आपकी स्पाइनल कोड में और आप लोगों के प्यारे दोस्तों मस्तिष्क में, दोनों ही जगह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो भरा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर। चलो तो अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे ये आगे की चीजें। NTPC बिल्कुल निकल जाएगा, रेलवे का कोई एग्जाम निकल जाएगा, SSC का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग आगे के फैक्ट को लेकर चलेंगे और आगे की जो चीजें हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। ठीक है, धन्यवाद।